डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के प्रकार। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यह एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स यानी सभी असीम केंद्र की कोशिकाओं तथा ससीम केंद्र की कोशिकाओं में पाया जाता है। It is a group of molecules that is responsible for carrying and transmitting the genetic instructions from parents to offspring। अर्थात ये अणुओं का वो समूह है जो आनुवंशिक सूचनाओं को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स जो कोशिकाएं हैं उनमें आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। मुख्यतः यह कार्य डीएनए का होता है, लेकिन कुछ जगह कुछ वायरसेस में यह कार्य आरएनए भी करता है। Some viruses may have RNA as their genetic material, while others have DNA as their genetic material। जो वायरसेस हैं जो कि ना लिविंग सेल है ना ही नॉन लिविंग सेल है, यह एक तरीके से लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स के बीच की कड़ी है, एक्सेप्शन है ये एक तरीके से। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और कुछ वायरसेस में जैसे कि हमेशा जैसे सेंट्रल डॉग्मा में हमने बताया था कि डीएनए से रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के थ्रू आरएनए बनता है, और आरएनए में ट्रांसलेशन या अनुवादन के फलस्वरूप प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लेकिन कुछ वायरसेस जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी का जो वायरस है या एड्स का जो वायरस है, इसके अंदर मुख्य जो पदार्थ है वो आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है इनके पास में, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर देता है और आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जनरली कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए का ही निर्माण होता है। यहाँ ये एक अपवाद स्वरूप है। ये डीएनए के स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम विस्तार से पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन है, और इन शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के बीच में नाइट्रोजन बेसेस हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं वो हैं ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है साइड वाले में, यहाँ पे ये जो येलो कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर है ये हमारा शुगर है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर से जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यह है नाइट्रोजन बेसिस, और ये जो ऑरेंज रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है फॉस्फेट। तो ये जो ब्लू कलर की इस डायग्राम में आपको ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर का जो बैकबोन है ये शुगर और फॉस्फेट समूह से बनता है, और जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये अंदर की तरफ होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसके द्वारा ये डीएनए आपस में जुड़ा रहता है। DNA was first recognized and identified by the Swiss biologist Johannes Friedrich Miescher in 1869 during his research on white blood cells। DNA की खोज 1869 में जोहान्स फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने यह डिस्कवरी WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है, WBCs के न्यूक्लियस में सबसे पहले डीएनए को खोजा था। The double helix structure of a DNA molecule was later discovered through the experimental data by James Watson and Francis Crick। और इस डीएनए मॉलिक्यूल के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज़्यादा मान्य स्ट्रक्चर इसकी मानी गई है, यह वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर भी के नाम से भी जानी जाती है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। Finally, it was proved that DNA is responsible for storing the genetic information in living organism। और यह प्रूव हो गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीवित जो जंतु हैं उनमें आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करने का कार्य न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए हैं और जीन्स हैं वो इस कार्य को करती हैं। चारगाव्स रूल।
एरविन चारगाफ एक बायोकेमिस्ट, उन्होंने बताया कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो इक्वल क्वांटिटीज़ में यानी समान मात्रा में पाए जाते हैं। यानी ए जो है यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन के बराबर होगा और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के बराबर होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ा रहता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जितनी मात्रा में एडेनिन होगा उतनी ही मात्रा में थाइमिन होगा, इसी प्रकार से जितनी मात्रा में साइटोसिन होगा उतनी ही मात्रा में ग्वानिन होगा। तो चारगाफ रूल कहता है A = T एंड C = G। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जितनी मात्रा में प्यूरिन होता है उतनी मात्रा में पिरिमिडिन भी होता है, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस का जो रेशो है वो 1:1 रेशो होता है। हम जानते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं और साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन्स हैं। तो जितनी मात्रा में प्यूरिन होगा उतनी मात्रा में पिरिमिडिन भी होगा। इसे चारगाफ रूल या चारगाफ का नियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए के प्रकार की। मुख्य रूप से 3 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, जिनमें से ए डीएनए और बी डीएनए जो हैं दोनों ही राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जबकि जेड डीएनए एकमात्र ऐसा डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। इसमें जो ट्विस्टिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, वामावर्ती, जबकि ए डीएनए और बी डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग होती है वो दक्षिणावर्ती होती है यानी राइट हैंडेड। पहले ए डीएनए के बारे में बात करते हैं। ए डीएनए इट इज़ द राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिमिलर टू द बी डीएनए फॉर्म। ये जो ए डीएनए है इसमें भी बी डीएनए की तरह राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त डबल हेलिकल, इसकी जो ट्विस्टिंग है या कॉइलिंग है वो दक्षिणावर्त होती है, राइट हैंडेड होती है, जैसे कि बी डीएनए में होता है। Dehydrated DNA takes an A form that protects the DNA during extreme conditions such as desiccation. जब बी डीएनए में से H2O की मात्रा निकल जाती है या H2O कम हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी जल के अणु निकल जाते हैं तो यह A के फॉर्म में बदल जाता है। एक तरीके से हम इसे डिहाइड्रेटेड डीएनए भी कह सकते हैं। यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है या नमी की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में डीएनए को एक्सट्रीम कंडीशन, जो विपरीत परिस्थितियां हैं जैसे कि डेसिकेशन, सूखापन या कुछ आपात परिस्थितियां हैं जहां पे जल के अणु निकल रहे हैं, तो उससे डीएनए को बचाने के लिए यह ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ H2O अणु जो है अपेक्षाकृत बी की तुलना में कम होते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ऑल्सो रिमूव्स द सॉल्वेंट फ्रॉम डीएनए एंड द डीएनए टेक्स एन ए फॉर्म। जो प्रोटीन जो डीएनए से जुड़ी हुई हैं वो भी सॉल्वेंट्स को निकाल लेती हैं और डीएनए जो है वो ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के बी डीएनए जैसी ही संरचना है, थोड़ी सी इसमें कुछ डायमीटर फ़र्क होता है और थोड़ा सा इसका जो व्यास, डायमीटर कम होता है, कुछ इसकी टर्न्स में थोड़ा सा चेंजेस होता है और मुख्य रूप से जो कुछ अंतर है वो इसका ये है कि इसमें जल के अणु अपेक्षाकृत कम होते हैं और ये डेसिकेशन के दौरान बनता है। दूसरा डीएनए है बी डीएनए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डीएनए कन्फर्मेशन एंड इज़ अ राइट हैंडेड हेलिक्स। सबसे ज़्यादा जो सामान्य प्रकार का डीएनए है या मोस्टली पाया जाने वाला जो डीएनए है वो बी डीएनए है और यह भी राइट हैंडेड हेलिकल होता है यानी दक्षिणावर्ती, इसका जो कॉइलिंग है वो दक्षिणावर्ती होती है। मेजॉरिटी ऑफ डीएनए हैज़ अ बी टाइप कन्फर्मेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। सामान्य फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं तो सामान्य कार्य की अवस्थाओं में जो मेजॉरिटी डीएनए की है वो बी डीएनए की, बी प्रकार के डीएनए की होती है। जेड डीएनए is the left-handed DNA when the double helix winds to the left in the zigzag pattern। ये थोड़ा, एक तो ये लेफ्ट हैंडेड होता है यानी वामावर्ती होती है इसकी कॉइलिंग, दूसरा इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा जिगजैग प्रकार का होता है। जिगजैग प्रकार का मतलब सीधे इस तरीके से ना होके, मतलब जैसे नॉर्मल डीएनए जो है वो इस तरीके से है और ये थोड़ा सा ऐसे जिगजैग पैटर्न में होता है, तो इसको इसलिए हम इसे जेड डीएनए कहते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय एंड्रस वैंग एंड अलेक्जेंडर रिच। यह एंड्रस वैंग और अलेक्जेंडर रिच के द्वारा डिस्कवर किया हुआ है। इट इज़ फाउंड अहेड ऑफ द स्टार्ट साइड ऑफ द जीन एंड हेंस इज बिलीव टू प्ले सम रोल इन द जीन रेगुलेशन। ये मुख्यतया ये माना जाता है कि ये जीन नियमन के में अपनी भूमिका निभाता है और जीन की स्टार्टिंग जो साइट्स है वहाँ पर मोस्ट कॉमनली जेड डीएनए पाया जाता है।
अब हम इनके तीनों के अंतर देखते हैं। टाइप ऑफ हेलिक्स, बी डीएनए दक्षिणावर्ती है, राइट हैंडेड। ए डीएनए ये भी राइट हैंडेड या दक्षिणावर्ती है, जबकि जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड या वामावर्ती होता है। हेलिकल की डायमीटर यानी हेलिकल का व्यास, हेलिकल का व्यास, जैसे ये एक हेलिकल हमने बनाया तो इसका ये व्यास है, ये जो दूरी है, ये दूरी होती है हेलिकल डायमीटर। यहाँ पे ये हेलिकल डायमीटर हम नैनोमीटर्स में काउंट कर रहे हैं, यानी 10⁻⁹। तो अगर नैनोमीटर में हम हेलिकल के डायमीटर की बात करें, इस के बीच की जो दूरी है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी यानी व्यास जो है वो बी डीएनए में 2.37 नैनोमीटर, ए डीएनए में 2.55 नैनोमीटर और जेड डीएनए में 1.84 नैनोमीटर होता है। अगर हम एंगस्ट्रॉम में इसको लिखें तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10। तो अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो हेलिकल डायमीटर बी डीएनए में क्या हो जाएगा 23.7, ए डीएनए में 25.5 और जेड डीएनए में 18.4। ठीक है। उसके बाद में आता है राइज पर बेस पेयर। राइज पर बेस पेयर यानी दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि हम यहाँ पे फिर से हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो इतनी दूरी हम मान लेते हैं कि एक टर्न है। यहाँ पे हमारे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए हैं, तो दो जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच की दूरी है वो है राइज पर बेस पेयर। ये जो दो बेसेस हैं इनके ये बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे राइज पर बेस पेयर। तो नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर में बात करें तो बी डीएनए में ये दूरी है 0.34 नैनोमीटर, ए डीएनए में ये दूरी है 0.29 नैनोमीटर और जेड डीएनए में ये डिस्टेंस है 0.37 नैनोमीटर। ठीक है। और अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें 10⁻⁻10 मीटर में तो बी डीएनए में हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ए डीएनए में 2.9 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए में 3.7 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में तीसरा है डिस्टेंस पर कंप्लीट टर्न यानी पिच। जैसे पूरा एक टर्न लेता है, यहाँ से एक पूरा टर्न, ये इस टर्न में जो दूरी है ये बी डीएनए की है 3.4 नैनोमीटर, ए डीएनए की 3.2 नैनोमीटर और जेड डीएनए की 4.5 नैनोमीटर। इसी तरीके से नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर कंप्लीट टर्न, यानी ये तो अभी दूरी बताई है और इनके बीच में ये जो बेस पेयर्स हैं इनकी संख्या की बात करें, ये पूरे टर्न में कितने, एक टर्न के अंदर कितनी संख्या में बेस पेयर्स आते हैं, तो बी डीएनए में 10 पेयर्स एक टर्न में आते हैं, ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स एक टर्न में आते हैं और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स एक टर्न में आते हैं। टोपोलॉजी ऑफ मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव। जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है तो कुछ ये जैसे तिरछी टाइप बनती है, जिसमें एक साइड का जो ग्रूव होता है वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव होता है, जिसे हम मेजर ग्रूव कहते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली, उसमें जो खांच है वो थोड़ी स्लाइट होती है, जिसे हम माइनर ग्रूव कहते हैं। तो बी डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रूव है वो ज़्यादा वाइड और डीप होता है, ए डीएनए में ये थोड़ा सा नैरो होता है बट डीप होता है, और जेड डीएनए थोड़ा सा फ्लैट सा रहता है, थोड़ा सीधा सा रहता है। माइनर ग्रूव की टोपोलॉजी की बात करें तो बी डीएनए में नैरो यानी सकरा और शैलो यानी छितरा हुआ रहता है। ए डीएनए में माइनर ग्रूव ब्रॉड यानी चौड़ा रहता है लेकिन फिर भी शैलो है, छितरा हुआ है, और जेड डीएनए में ये नैरो और डीप है यानी सकरा है और ज़्यादा डीप है, इसकी जो खांच है वो ज़्यादा गहरी है। एक तरीके से जो जेड डीएनए वो थोड़ा सा लंबा होता है, अपेक्षाकृत, और
थोड़ा सा फ्लैट रहता है। तो ये इनमें मुख्य अंतर है BDNA, ADNA और ZDNA में। थैंक यू।